नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। मैं आयुर्वेद में एमडी हूँ और इस समय सीएमओ एनएफएसजी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्य कर रहा हूँ। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आयुर्वेद एक केवल चिकित्सा नहीं बल्कि जीवन विज्ञान है। और आयुर्वेद को अपना के, आयुर्वेद को फॉलो करके हम पूरी तरह निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो आयुर्वेद के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और कुछ और भी जानना चाहते हैं। तो मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा और कुछ ऐसा आपको ज्ञान देने की कोशिश करूंगा जो मैं जानता हूं, जिससे कि आपके जीवन में आयुर्वेद का महत्व आपको पता लग सके और आयुर्वेद क्या कर सकता है हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए, वो आपको पता लगे। तो आज मेरा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्मा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद चिकित्सा ये कहती है, आयुर्वेद विज्ञान ये कहता है कि सबसे पहले तो हम अपने शरीर की रक्षा करें, शरीर हमारा बीमार ही ना पड़े। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, अर्थात ऐसे सारे प्रयत्न किए जाएं, ऐसे सारे एफर्ट्स किए जाएं जिससे वो बीमार ना हो। और दूसरा उसका प्रयोजन, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसके रोगों को हमें दूर करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में प्रोसीजर द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचकर्म। पंचकर्म थेरेपी के बारे में, पंचकर्मा के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन पंचकर्मा क्या होता है और एक्चुअल में कितने प्रोसीजर होते हैं और किस तरह हम पंचकर्म कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पंचकर्मा से लोग केवल एक ही अभिप्राय रखते हैं कि ऑलिएशन, बॉडी का स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन। लेकिन आज मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्मा क्या है। तो आपके साथ आगे बढ़ते हैं। एजेंडा, हमारा आज का एजेंडा क्या है? बॉडी स्वस्थ। स्वस्थ क्या है, किसे स्वस्थ कहते हैं? और रोग क्या है, विकार क्या है, व्याधि किसे कहते हैं? व्हाट इज चिकित्सा, चिकित्सा क्या है? टाइप ऑफ रोग, कितनी तरह के रोग होते हैं? टाइप ऑफ चिकित्सा, कितनी तरह की चिकित्सा होती है? त्रिविध रोग आयतन, रोगों के 3 कारण क्या हैं? और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हमें क्या रखनी चाहिए? नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ पंचकर्म। पंचकर्म है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर हैं, जो ओवरऑल पंचकर्मा जिसको हम कह सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्म एंड स्टेज ऑफ दोस एंड प्रोसीजर, राइट, टू बी अडॉप्टेड। आगे एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है हमारा? हमारा स्वास्थ्य है सम दोषा सम अग्निश सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय च मना स्वस्थ इत्यभिधीत। आखिर स्वस्थ कहते किसे हैं? कौन स्वस्थ होता है? देखिए, हमारे शरीर में दोष हैं, 3 दोष हमारे शरीर में रहते हैं। हमारे शरीर में सप्त धातु हैं, जो भी हम आहार विहार करते हैं उनसे धातुओं का पोषण होता है उत्तरोत्तर, और उसके बाद लास्ट में मल बनते हैं। तो जिसके शरीर में दोष, यानी जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, वैसे तो संपूर्ण शरीर में ये विद्यमान है, लेकिन एक मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि शरीर के ऊपरी भाग में कफ रहता है, शरीर के मिडिल यानी मध्यम भाग में पित्त रहता है और शरीर के लोअर पार्ट में वात की अधिकता रहती है। तो ये 3 दोष हैं। ये 3 दोष सम हो हमारे, अर्थात इनमें इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। और हमारी जो धातु हैं, जो 7 धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, वो 7 धातु, और मल की क्रिया, यानी जिसको टाइम से मल और मूत्र का त्याग होता है, राइट। तो और ये तीनों उसके जिसके सम हो, उसके बाद उसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो। अगर कोई मानसिक रूप से परेशान है तो उसको व्याधि होगी होगी, यानी जिसकी आत्मा, मन और इंद्रिय प्रसन्न हो उसको ही हम स्वस्थ कहेंगे, राइट। तो ये स्वस्थ की परिभाषा होगी, स्वस्थ की डेफिनेशन होगी। अब आगे चलते हैं हम। रोग क्या है, व्याधि क्या है, विकार किसे कहते हैं, आखिर डिजीज है क्या? आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, विकारो धातु वैषम्यम साम्य प्रकृति रुच्यते, यानी जब धातुओं में विषमता उत्पन्न हो जाती है, जब उनका लेवल अप एंड डाउन हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? धातु वैषम्य को, उस स्थिति को विकार कहते हैं। उसी स्थिति में शरीर में रोग व्याधि या डिजीज होती हैं, और जब तक उनकी साम्यावस्था रहती है तब तक वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज में रहते हैं, तो शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि या कोई डिजीज नहीं होता है, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। सुख संज्ञम आरोग्यम विकारो दुख मेवचा, यानी जिसके शरीर में विकार नहीं है उसे सुख है, वो आरोग्य है, और जिसमें विकार हो गए वो दुखी होगा और वो रोग है। डिसइक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ धातुज, इट मीन्स दैट विकार, इसका मतलब दुख। शरीर में दुख कब होते हैं? जब विकार उत्पन्न हो जाता है। और आरोग्य का मतलब है जब सुख, जब उसकी धातु में समता है और वो आरोग्य है, यानी वो स्वस्थ है, तो वो सुखी रहेगा। अब विकार का मतलब दुख। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। शारीरिक और मानसिक
दोषों का और शारीरिक और मानसिक रोगों का एक ऐसा संबंध है जो हम अलग नहीं कर सकते। अगर किसी को शारीरिक विकार है, शारीरिक रूप से वो परेशान है, तो ऑब्वियसली इसको मानसिक विकार हो जाएगा। और कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, डिप्रेशन में, चिंता में, तनाव में है, तो उसको ऑटोमेटिकली शारीरिक व्याधि भी, शारीरिक विकार भी हो जाएंगे। जानते हैं चिकित्सा किसे कहते हैं? चिकित्सा एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको छोटे तरीके से मैं बताना चाहूँगा आपको। चिकित्सा बहुत बृहत है, लेकिन एक्चुअल में चिकित्सा का मूल क्या है, किसको हम चिकित्सा कह सकते हैं? आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में आपको बताता हूँ। चतुर्नाम भिषगादीनाम शस्त्रानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु सामर्थ्य चिकित्सा इत्य विधीते। यानी जो धातुओं की जो विषमता हो जाती है उसको साम्य करने के लिए जो चिकित्सा के चार पाद जो होते हैं, जो 4 जो मेन लोग होते हैं जो चिकित्सा में लगते हैं और धातुओं को साम करते हैं, उस स्थिति को चिकित्सा कहा जाता है। इन 4 चीज़ों में मेन है वैद्य यानी डॉक्टर यानी चिकित्सक, दूसरा है औषधि, तीसरा है परिचारक, राइट। तो ये 4 कारण हैं कि एक अच्छा चिकित्सक होना चाहिए और उसके पास सारे जो सिस्टम है, जो सारे प्रोसीजर्स हैं और जो सारी इक्विपमेंट ज़रूरी हैं वो सारी होनी चाहिए, और उसके साथ उपचारक होने चाहिए और औषधि होनी चाहिए और रोगी भी होना चाहिए। तो उस स्थिति में जो स्वास्थ्य को देने के लिए जो पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है उसी को हम चिकित्सा कहते हैं। ऑब्जेक्शन ऑफ चिकित्सा। चिकित्सा का उद्देश्य है क्या? आखिर चिकित्सा क्यों की जाती है? चिकित्सा इसलिए की जाती है कि कैसे शरीर की धातुओं में विषमता ना आने पाए, और अगर विषमता हो जाए, डिसइक्विलिब्रियम स्टेज हो जाए, तो उसको इक्विलिब्रियम स्टेज में लाके उसको आरोग्य प्रदान करना, यही हमारी चिकित्सा का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ रोग। आखिर रोग होते कितने प्रकार के हैं? लोग तो कहते हैं मुझे बुखार आ गया, मुझे डायरिया हो गया, मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, वो केवल इतना जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ रोग कितने प्रकार के होते हैं। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रोग, शारीरिक यानी बॉडीली या फिजिकल, और दूसरा है मानसिक यानी जो मन से होता है। इसको समझने की जरा कोशिश करते हैं। शारीरिक व्याधि होना और मानसिक व्याधि होना दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इनमें सामंजस्य ऐसा कि एक हो गई तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर हम शारीरिक रूप से परेशान में, हमें डायरिया हो गया, हमें बुखार आ गया या हमें कफ एंड कोल्ड हो गया, तो हम टेंशन ले लेते हैं, हम थोड़ा चिंता करते हैं, तो मानसिक रूप से भी हम अस्वस्थ हो जाते हैं। 3 मोर टाइप, इसको हम 3 अलग तरीके से भी कह सकते हैं। दूसरा डिवीजन है निज, आगंतुक और मानस। निज यानी जो धातु दोषों में वैषम्य से जो बीमारी शरीर में होती है, यानी जो उत्पन्न होती है, उसको निज व्याधि कहते हैं। आगंतुक वो है जो किसी बाहरी कारण से हमारे शरीर में होती है, कि किसी को चोट लग गई या किसी के शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया बाहर से कहीं से, तो वो आगंतुक रोगों में आता है। और मानस यानी जो मानसिक रोग होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ चिकित्सा। चिकित्सा कितने प्रकार की होती है? मोटे मोटे तौर पे चिकित्सा को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है संतर्पण, एक होती है अपतर्पण। संतर्पण चिकित्सा वो होती है जिसमें धातुओं में वृद्धि की जाती है, यानी शरीर को संतर्पण करके, इट मीन्स दैट कि उसके शरीर को हम एड ऑन करके उसको चिकित्सा करते हैं। एक होती है अपतर्पण, जहाँ दोष ज़्यादा हो, जहाँ शरीर में मेद ज़्यादा हो, स्थौल्य ज़्यादा हो, वहाँ उसको अपतर्पण करते हैं। अपतर्पण मतलब शरीर की धातु को थोड़ा नीचे लेवल में लाना, उसको कर्षण चिकित्सा भी इसको बोलते हैं। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लंघन, ब्रंगण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, ये 6 2 तरीके से अब हम बता सकते हैं कि इसमें जो 3 प्रोसीजर है वो संतर्पण में आते हैं, 3 प्रोसीजर अपतर्पण में आते हैं। लंघन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लंघन यानी शरीर में लघुता जो उत्पन्न करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लंघन हम किसको कहते हैं, लंघन हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? चतुर्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुत आत्पय पाचनानि उपवास से व्यामस चेती लंघनम। इसमें मैं महत्व बताना चाहूँगा। पिपासा, मारुत, पाचन और उपवास, जहाँ पे आप दोष बढ़े हुए हों और हम कुछ ऐसी दें या प्रोसीजर ऐसे करें जिसमें उनका पाचन हो, उसको हम पाचन कहते हैं। उपवास आप जानते हैं कि हमारे जो है आयुर्वेद में और इसके अलावा धर्म ग्रंथों में भी उपवास की महत्ता बताई गई है। उपवास भी इसी प्रकार में आता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लंघन, लंघन और संतर्पण और अपतर्पण। ब्रह्मण, स्नेहन और स्तंभन, ये तीनों चिकित्सा आती है संतर्पण में। और लंघन, रुक्षण
और स्वेदन, ये तीनों चिकित्सा आती हैं अपतर्पण में। यानी लगभग संपूर्ण चिकित्सा इन्हीं दो चीजों में, प्रोसीजर में आती है। त्रिविध रोगायतन, अच्छा इसके बाद जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि रोग आखिर होते क्यों हैं, रोगों के कारण क्या है। तीन रोग होने के तीन प्रमुख कारण हैं। नंबर एक, असात्म इंद्रियार संयोग। जो हमारी इंद्रियां हैं वो जो है विषय से असात्म रूप से जब कनेक्ट हो जाती हैं तब असात्म इंद्रियार संयोग, ये भी रोगों का एक कारण है। दूसरा है प्रज्ञा अपराध, यानी जो हम अशुभ कर्म करते हैं, प्रज्ञा अपराध धी धृति स्मृति विभ्रंश कर्म यत् कर्तो अशुभम प्रज्ञा अपराध तब विधात सर्वदोष प्रकोपणम। ये हम अपनी बुद्धि, धी धृति स्मृति, इनसे जो अशुभ कर्म करते हैं, यानी जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए उन कार्यों में हम प्रवृत्त होते हैं। जो हानिकारक चीज़ें हमारे लिए हमें नहीं करना चाहिए फिर भी हम करते हैं, जानबूझ के गलत चीज़ें करते हैं, गलत काम करते हैं, उसमें हमारा आहार भी आता है, विहार भी आता है, तो उससे भी रोग होते हैं। और परिणाम काल, जब काल परिवर्तित हो जाता है और जब काल का प्रकोप होता है तब बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे इसमें पैंडेमिक बीमारियां भी आती हैं। पंच महाभूतों में जब उनके गुणों में थोड़ा ह्रास होता है, जब अधर्म होता है तो पंच महाभूतों के गुण बदल जाते हैं, और इस वजह से काल की विकृति से, जिसको हम इस तरीके भी कह सकते हैं कि अचानक कहीं तूफान आ गया, आंधी आ गई, बारिश आ गई, या कोई संक्रामक रोग फैल गए, तो ये सब भी काल की वजह से होते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, अपकर्षण और संशोधन, राइट। अपकर्षण मतलब संतर्पण और अपकर्षण। अपकर्षण यानी संशोधन क्या है? दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज पार एक्सीलेंस, इट इज द क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वेयर द दोषा मीन्स टॉक्सिन्स ऑफ बॉडी विल बी एलिमिनेटेड एंड इट मेक द बॉडी रेजुविनेटेड एंड रिजनरेटेड। इसका मतलब संशोधन से हम दोषों को शरीर के बाहर निकाल देते हैं, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं, और जब टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं तो शरीर हमारा निरोगी हो जाता है और उसकी धातुएं पुष्ट हो जाती हैं। दूसरा, प्रकृति विघात संशमन, सिम्टोमेटिक एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट वाइदा औषधि प्रयोग। ये तीन चीजें मेन है। तीसरा है निदान परिवर्तन, रिमूवल ऑफ एटियोलॉजिकल प्रॉब्लम रीजन। यह थोड़ा ध्यान दें आप, कोई भी व्याधि हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस कारण को रिमूव करना है जिसकी वजह से वो व्याधि हो रही है। सपोज हम आजकल बहुत बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी हमारे भारतीय संस्कृति के आहार को छोड़ के, जिनमें सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, पाश्चात्य शैली के आहार का प्रयोग कर रहे हैं। नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारी चीज़ें, चाउमीन और ये सब मोमोज, ये सब खा रहे हैं। इनमें सब पौष्टिकता नहीं होती है, इनमें मिनरल्स और विटामिन का अभाव होता है। हम ऐसे कारणों का सेवन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, हमारा डाइजेशन वीक हो जाएगा, हम आहार जो ले रहे हैं वो सही से पचेगा नहीं। तो ऐसे निदान परिवर्तन का, अगर हमें ऐसी कोई रोग हो जाता है तो हमें उसको सबसे पहले इटियोलॉजिकल कारण जिसकी वजह से हो रहा है उसको दूर करना है। और संशमन यानी प्रकृति विघात, अगर जो बीमारी है वो छोटे रूप में है और औषधि प्रयोग से हम उसको ठीक कर सकते हैं। पहला तो हम निदान को छोड़ें, कारण को छोड़ना होगा, दूसरा औषध प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर रोग बढ़ा हुआ है और दोष बढ़े हुए हैं तब हमारे पास एकमात्र उपाय क्या है, उसको जड़ सहित खत्म करने के लिए, वो है अपकर्षण यानी संशोधन। तो ये तीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पंचकर्म क्या है? प्रोसीजर ऑफ पंचकर्म। पंचकर्म से आजकल लोग क्या जानते हैं, केवल इतना जानते हैं कि जो है जी तेल की मालिश करा ली और स्वेदन करा लिया, मतलब सुडेशन करा लिया, सिकाई कर ली। लेकिन फ्रेंड्स, ये पंचकर्म नहीं है। पंचकर्म एक चिकित्सा है जिसके स्टेप हैं, जो स्टेप बाय स्टेप की जाती है। तो पंचकर्म करने से पहले मैं बताता हूँ कि ये हमारा पूर्व कर्म है, यानी प्रोड्रोमल प्रोसीजर है, जो पंचकर्म स्टार्ट करने से पहले करना जरूरी होते हैं, जिनको किया जाना चाहिए। वो है पहला स्नेहन यानी ओलिएशन थेरेपी, और दूसरा है स्वेदन यानी सुडेशन थेरेपी। स्नेहन करने से दोष मृदु हो जाते हैं, मतलब जहाँ जहाँ दोष है वो जो जितना टफ है या जितना सॉलिड है वो सॉफ्ट हो जाता है। और स्वेदन करने से, सुडेशन करने से वो उस जगह आ जाते हैं जहाँ से हम उनको पंचकर्म के जरिए निकाल चुके, यानी वो शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं। तो ये दो प्रोडर्मल यानी पूर्व कर्म है, और लोगों ने इन्हीं को पंचकर्म मान लिया, समझ लिया। बहुत सारे लोग व्यावसायिक तरीके से इसको कर रहे हैं और इसी कार्य के बहुत पैसे भी कमा रहे हैं लोग। लेकिन दोस्तों, ये पंचकर्म नहीं है, ये पूर्व कर्म है, राइट। पंचकर्म का प्रधान कर्म जो मेन आता है, बमन कर्म। बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। आपको ये बताना चाहूँगा बमन क्या है। बमन मेनली किया जाता है जहाँ कफज रोग होते हैं, जहाँ कफज रोग हैं, कफ की प्रचुरता होती है शरीर के ऊपरी हिस्से में, हम बमन कराते हैं। बमन कराने से
ऊपरी हिस्से के दोष निकलते हैं। एक एक करके स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। संसर्जन क्रम क्या है? पंचकर्म करने के बाद कुछ दिनों आपको उसको लाइट थेरेपी देनी है, लाइट डाइट देनी है, और जो रुजिम है वो फॉलो करनी है। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करने होते हैं। ये 7 से 15 दिन का टाइम होता है। एक एक करके हम आते हैं। सबसे पहले वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्त दुष्टि यानी रक्त मोक्षण, ये हमारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले आते हैं स्नेहन। स्नेहन यानी शरीर को ऑलिएट करना, शरीर का स्नेहन करना। इसको मालिश के रूप में भी लोग नॉर्मली जानते हैं, बट ये पूरा प्रोसीजर है और ये बहुत अच्छे डॉक्टर के और उसके साथ टेक्नीशियन अच्छे हों उनके द्वारा किया जाना चाहिए। आज अनक्वालिफाइड लोग जो टेक्नीशियन नहीं है और जिनके पास कोई भी इसकी डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता है, वो लोग भी इस तरह के स्नेहन करने में लिप्त हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पंचकर्मा कराना है किसी अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे चिकित्सक और अच्छे स्टाफ के साथ पंचकर्म आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो स्नेहन के बाद हमारा था स्वेदन। स्वेदन यानी शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं, कुछ टॉक्सिन्स तो हमारे पसीने के रूप में, स्वेद के रूप में निकल जाते हैं, और कुछ जो दोष हैं वो मृदु होकर कोष्ठ में आ जाते हैं। उसके बाद पंचकर्म करने से उनको हम निकाल देते हैं। ये स्नेहन और स्वेदन करने से ही जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, लाइट तरह की जो डिजीज है, उनमें बहुत लाभ मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं वमन कर्म। मैंने आपको बताया वमन का क्या है। वमन का मतलब है मेडिकेटेड क्वाथ या मेडिकेटेड डिकॉशन से वमन के थ्रू कफ दोष को बाहर निकालना। ये उल्टी करना नहीं है, ये एक प्रोसीजर है, साइंटिफिक प्रोसीजर है जो साइंटिफिक तरीके से और अच्छे चिकित्सक की देख रेख में ही करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है हमारा विरेचन कर्म। विरेचन कर्म से जो पित्त दोष है या जो एलिमेंट्री कनाल के, हमारी आहार नलिका के जो दोष हैं, वो विरेचन के द्वारा बाहर निकलते हैं। मेनली पित्त की शुद्धि के लिए विरेचन किया जाता है। बस्ती कर्म, जहां बात दोष होता है, उस बात दोष को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसको क्लियरियम स्टेज में लाने के लिए हम बस्ती करते हैं, यानी मेडिकेटेड ऑयल एंड डिकॉशन थ्रू एनल रीजन देना, ये बस्ती है। कुछ लोग इसको एनीमा समझ लेते हैं। एनीमा एक बिल्कुल अलग चीज़ है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह को रिमूव करने के लिए एनीमा किया जाता है, लेकिन बस्ती एक चिकित्सा और इतनी विशाल चिकित्सा है जिससे 80 बातज रोगों को हम दूर कर सकते हैं। ये भी हमारा बस्ती कर्म है। नस्य कर्म, हमारे ऊर्जत्रुगत रोग यानी गले से ऊपर के जितने हमारी इंद्रियां हैं और जितने हमारे अंग या अवयव हैं, उनमें जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए हम नस्य का प्रयोग करते हैं। यानी ENT के रोगों में नस्य एक मैजिक की तरह काम करता है। नस्य क्या है? मेडिकेटेड ऑयल को नोस्ट्रिल के थ्रू हम जो अप्लाई करते हैं उसको नस्य बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। रक्त मोक्षण, जहां शाखाओं में और जहां रक्त की दुष्टि होती है, जहां रक्त और पित्त की दुष्टि होती है, इसमें बहुत सारे रोग आते हैं। इसमें वात रक्त भी है आपका, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं। जहाँ गंदा खून होता है उसको हम गंदे खून को रक्त मोक्षण या तो सरंग यानी लीच के थ्रू या हम कपिंग के थ्रू उसको निकालते हैं। किसी किसी हमारे आचार्य ने रक्त को चौथा दोष भी माना है। वात पित्त कफ के अलावा रक्त को भी दोष माना है। तो जहाँ रक्त दुष्टि हो गई, रक्त खराब हो गया, रक्त दुष्ट हो गया, उसको लैटिंग करना, ब्लड लैटिंग, उसको शरीर से बाहर निकालना, ये रक्त मोक्षण कहलाता है। लोकल बीमारियों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही ब्रिलियंट इसके रिजल्ट हैं। तो ये भी हमारा पंचकर्मा आता है। अब आती है बात पंचकर्मा की इंपॉर्टेंस से चलने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ये सारे प्रोसीजर किसी भी अच्छे चिकित्सक, अच्छे स्टाफ की देखरेख में ही आपको कराने हैं, राइट। पंचकर्म की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, औषधि प्रयोग से रोग ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा उसकी उत्पत्ति होती है। जहाँ हमने आहार विहार किया, मिथ्याहार विहार किया, मतलब हमने अपनी डेली रिजिम को डिस्टर्ब किया, हमने आहार के तरीकों को बदला, विहार के तरीकों को बदला। आज बहुत सारी जो बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, वो इसीलिए हैं कि हम आराम पसंद हो गए। हमने अपने आहार को गलत कर लिया, अपने विहार यानी अपनी दिनचर्या को, हम लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो गई, हम बहुत आराम पसंद हो गए, दिन रात AC में रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, योगा नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना। तो ऐसे में कोई रोग हो जाता है, औषधि प्रयोग से वो ठीक हो जाता है, लेकिन दोबारा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन पंचकर्मा करने के बाद दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने जिता संशोधने तू ना तेसाम पुनरुद्भव, यानी अगर लंघन पाचन से आपने रोग ठीक किया तो दोष
दोबारा कुपित हो सकते हैं, दोबारा फिर बीमारी हो सकती है। लेकिन एक बार अगर आपने संशोधन कर लिया यानी पंचकर्म कर लिया तो दोबारा उन रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां से दोषों का समूल नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार आप पेड़ की टहनियां काट दीजिए लेकिन उसकी जड़ मत काटिए तो पेड़ दोबारा हरा भरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया तो वहां दोबारा वो पेड़ दोबारा पनप नहीं सकता। इसी तरह पंचकर्म क्या है, पेड़ को यानी रोग को जड़ से, दोषों को जड़ से उखाड़ना, राइट। द बाताजी दोष विल कंप्यूट विद दूस इन 2 वेज। बाताजी जो दोष हैं वो दूस के साथ मिलके कैसे रोग को करते हैं, प्रकृति सम समवाय यानी फिजिकल रिलेशन, जहां दोष फिजिकली जो है दूस के साथ मिलते हैं, नॉर्मल स्टेट में दोष और दूस मिल गए, वहां विकार हो गया, तो इस तरह में हम रिमूव कर सकते हैं उनको इजीली, औसत प्रयोग से भी कर सकते हैं। लेकिन विकृति विसमवाय रूप से जब केमिकल रिलेक्शन होती है, उनकी दोष अलग तरीके के हैं, दूस अलग तरीके के हैं और दोनों एक साथ मिल गए, इट मीन्स दोनों विरोधी चीजें एक साथ आ गई, और जहाँ केमिकल रिलेक्शन उनकी केमिकल रिएक्शन हो गई, जहाँ पैथोलॉजी डेवलप हो गई और कोई विशाल या कोई बड़ा रोग बन गया, यानी उसको हम औषधि द्वारा दूर नहीं कर पा रहे हैं, औषधि से वो ठीक पॉसिबल नहीं होना, तो उस स्थिति में हमारे पास एकमात्र उपाय है, वो है पंचकर्म यानी संशोधन। व्हेन दोषाज आर विकृति विसमवाय इट रिक्वायर्ड पंचकर्म थेरेपी ओनली। बाय दिस प्रोसीजर वेदर द दोषाज एंड are in excess or less or in arm state or in niram state situated in upper part of body or lower part of body, whether they are in their original place or displaced or misplaced। it means समझने की कोशिश करना आप लोग कि जब दोष अलग तरीके से अलग जाके अलग तरीके से कुपित होते हैं तो औषधि प्रयोग से ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। एक साम्य अवस्था होती है, एक निराम अवस्था होती है। निराम दोष जहाँ पे है उसको हम इजीली औषधि प्रयोग से ठीक कर देते हैं, लेकिन साम दोष यानी जहाँ पे दोष अपक्व है, मतलब डाइजेस्टिव नहीं है, इंडाइजेस्टिव रूप से है, आम अवस्था जहाँ पे दोष की, वहाँ पंचकर्म प्रयोग ही श्रेष्ठ होता है, राइट। स्टेज ऑफ दोषा एंड प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड। अल्प दोष में हमें संशमन करने से ही आराम मिल जाएगा, यानी हम औषधि प्रयोग करके उसे ठीक कर लेंगे। मध्य दोष में लंघन और पाचन आपको करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जहां दोष बहुत हैं, बीमारी बड़ी है, वहां पे आप प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी करना ही पड़ेगा। पंचकर्म का मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी। एक जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, हमारे आहार विहार और सब चीज़ों से हमारी जो दोष और हमारी धातु जो होते हैं वो अलग तरीके से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और एक छोटा सा बच्चा, एक 6 महीने साल भर का बच्चा, उसकी सारी चीज़ें बहुत नेचुरल होती हैं, नॉर्मल होती हैं, उसके दोष धातु सब मतलब प्राकृतिक स्टेज में होते हैं। तो पंचकर्म यानी संशोधन करने से आपके दोष और धातु भी एक बच्चे के समान युवा मतलब बच्चे के समान पहली स्टेज में हो जाते हैं, यानी विकारों से रहित हो जाते हैं। तो संशोधन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी है। पंचकर्म थेरेपी इज नॉट ओनली यूजफुल इन ऑल डिजीज बट इज ऑल्सो प्रमोट्स एनाबोलिज्म इन द बॉडी। Anabolism in the body, it is also useful for a healthy person to promote good, right। Rasayan and Bajikaran, without Panchkarm the effect of Rasayan and Bajikaran drugs will not be intensified and effective। It is just like a dirty cloth which does not take any more colors। हम रसायन और बाजीकरण के बारे में कुछ लोग जानते हैं। रसायन मतलब शरीर की धातु को उत्कृष्ट करना, युवावस्था बनाए रखना, ऐसी औषधियों का सेवन करना जिससे जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो, जिनमें नेचुरल ऐसी प्रोसेस हो जिनसे आपकी एजिंग धीरे हो जाए और आप अधिक समय तक युवा बनाए रखें। जैसे च्यवनप्राश आता है, महर्षि च्यवन ऋषि जब बूढ़े हो गए थे और शरीर से कमजोर हो गए थे तो उनको च्यवनप्राश दिया गया। च्यवनप्राश यानी रसायन का काम किया और वो दोबारा युवा हो गए और अधिक काल तक जीवित रहे। बाजीकरण आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें कुछ लोगों में संतान नहीं होती है, उनमें एफ्रोडिएक्सिस मेडिसिन के द्वारा, बाजीकरण के द्वारा हम शुक्र को बढ़ाते हैं और इस तरह से वो लोग संतान की प्राप्ति करते हैं। तो रसायन और बाजीकरण सेवन का फल आपको मिल ही नहीं सकता अगर आपने पंचकर्म नहीं किया। पंचकर्म से जब बॉडी प्यूरिफाई हो गई, सारी धातु अपनी नॉर्मल स्टेज में आ गई, उसके बाद आप रसायन और बाजीकरण का सेवन करें, उसका फल आपको 100% मिलेगा। लेकिन रसायन और बाजीकरण का सेवन अगर पंचकर्म के बिना करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे गंदा कपड़ा, एक बहुत काला गंदा कपड़ा है, उसने आपको कलर की उसमें डिप किया लेकिन उस पर कलर नहीं चढ़ेगा, यानी उस क्लॉथ का साफ होना बहुत जरूरी है, तब इस पर कलर आ पाएगा। इसी तरह पंचकर्म के बाद रसायन और बाजीकरण का हमें सेवन करना चाहिए। एवलोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ संशोधन, चरक हैज अगेन सेड, हमारे आचार्य चरक ने क्या कहा है,
और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चरक हैज अगेन सेड दैट इन ए पर्सन हु इज अंडरगोन द प्योरिफिकेशन इन द डाइजेस्टिव पावर इंक्रीज, उसकी जो जाठराग्नि है, हमारे शरीर में 13 तरह की अग्नियाँ होती हैं, धात्वाग्नि होती है और हमारी जाठराग्नि होती है। जाठराग्नि हमारी मेन है। अगर हमारी डाइजेस्टिव पावर मजबूत है तो हम किसी भी तरह की चीज़ को ईजिली पचा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी अग्नि ही ठीक नहीं है तो हम जो भी खाएंगे चाहे लघु भी हो वो भी नहीं पचेगा। तो इससे डाइजेस्टिव पावर, अगर आपकी जाठराग्नि तीव्र हो जाती है, गुड क्वालिटी की हो जाती है, हिज डिसऑर्डर डिसअपियर्स एंड हिज हेल्थ रिटर्न टू नॉर्मल स्टेज, उसके जितने भी विकार हैं वो सब चले जाते हैं, उसकी हेल्थ नॉर्मल प्राकृतिक अवस्था में आ जाती है। सेंसेस, माइंड, अंडरस्टैंडिंग पावर एंड कंप्लेक्शन बिकम क्लियर, उसके सेंसेस, उसकी इंद्रियां, उसका मन और उसके सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, राइट। एंड कंप्लेक्शन बिकम क्लियर, ही सी एक्वायर्स विगर, यानी उसमें पावर आ जाती है, संतान उत्पन्न की करने की भी पावर आ जाती है। ऑफ स्प्रिंग एंड विरिलिटी, और उसके शरीर का ओज, उसकी धातुएं, उसके शरीर की कांति, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, राइट। देयरफॉर ए पर्सन शुड टेक प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर एट द प्रॉपर टाइम एंड स्किलफुली एडमिनिस्टर। जीवन में आपको 1 या 2 बार रसायन का सेवन जरूर करना चाहिए, बाजीकरण का सेवन जहाँ जरूरी है वहाँ करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे कब? आप पंचकर्म के बाद। अगर आप अपने जीवन में कुछ समय के अंतराल पंचकर्म का सेवन कराते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में रहेंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में रहेंगे। पंचकर्म एक ऐसी चीज है। आगे चलते हैं। मेरा एक ही संदेश है, ये सभी का संदेश है, सर्वे भंतु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यवत्, अर्थात सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हमारी कामना है। और अपनी बात को विराम देने से पहले मैं एक बार ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, हितकर आहार का, हितकर विहार का सेवन करें। आयुर्वेद हमारे लिए साक्षात अमृत है। आयुर्वेद में वो सारी चीज़ हमारे पास मौजूद हैं आज के समय में जो बहुत ज़रूरी हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम साथ में लघु हितकर आहार विहार का सेवन हित करें जो हमारे घर में मौजूद है। पाश्चात्य शैली के आहार की तरफ ना जाएं। हम अपनी दिनचर्या को पूरा व्यवस्थित रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कुछ पठन पाठन करें, पूजा पाठ करें, उस योगा करें, प्राणायाम करें, अगर बुजुर्ग हैं आप तो वॉक जरूर करें। उसके बाद एक हल्का सा छोटा सा हवन करें जिससे वातावरण शुद्ध हो, जिससे वातावरण में व्याप्त बैक्टीरिया वायरस इनका अंत हो। हल्का आहार करें, अपनी डेली रिजिम को फॉलो करें, शाम को फलाहार करें, रात में 8 से 9 बजे के बीच खाना खाएं, सोते समय दूध पिएं, गोल्डन मिल्क हल्दी वाला जरूर पिएं और टाइम से सोएं। आहार विहार और निद्रा, इन तीनों चीज़ों पे हमारी इम्यूनिटी डिपेंड है। आज जो पैंडेमिक आया उसमें जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो लोग सेफ हैं। हमारे पास आंवला है, हमारे पास हल्दी है, हमारे पास लहसुन है, हमारे पास तुलसी साक्षात वरदान है, हमारे पास अश्वगंधा है, हमारे पास पिपली है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। गिलोय है, अमृता साक्षात अमृत है, आप गिलोय लीजिए, आपकी इम्यूनिटी कभी डाउन नहीं होगी। ये सब चीज़ें जो हमें डेली रिजिम में प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुख रहें। धन्यवाद।